जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, अ, जैसे जैसे भारत और चीन के दरमियान जो मिसाइल रेस है वो तेजी पकड़ती जा रही है, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तजर्बे हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद ये जो साउथ एशिया की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है इसको ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये रेस तो इंडिया और चाइना की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट जो डेवलप होगा। चाइना ने हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम का जो टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसको पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया, और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो अग्नि 5 का टेस्ट था, ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है। क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा। और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो डेटरेंस पाकिस्तान ने स्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहेंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहेंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो है वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी हैं, वो माजी को देखते हुए वो रेजोल्यूशंस नए एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मौजे तंग या तंग शिपोंग जो कर चुका है उससे मुझे आगे जाना है। तो वो जो रेक्टिफिकेशन मूवमेंट आ गई है यहाँ पे। अभी अमेरिकन ये समझते हैं, रिसेंटली आपको पता है कि जब इंडिया चाइना ने अपना जो टेस्ट किया, तो अमेरिकन ने कहा ये स्पुतनिक मूवमेंट है। जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मार्क मिली है, जो चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने कहा ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है फॉर अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिजाइन किए गए हैं। और ये वो अब वो ये देखिए अगर अमेरिकन के लिए इतना बड़ा चैलेंज है एंड इंडिया वांट टू कम्पीट इट, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम एलएसई के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या वो इसराइल के साथ जो अपनी 10 इयर्स डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, या वो फ्रांस के साथ अपनी जो नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो क्वाड के साथ जिस तरह एंगेज हो रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। हमारे पास जो अभी जो बिपिन रावत को देखें, जिस तरह वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और जो थिएटर कमांड्स की बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनोइंग सिचुएशन है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। मैं देख रहा था कि जो इंडियन नेवी है, उन्होंने अपना एक पहला फर्स्ट जो डिफेंस ऑर्डर है इंडियन मेड इसराइली पायलट्स जो पिस्टल्स का दिया है।
ठीक है जी। और ये मेड इन इंडिया पिस्टल्स हैं, ठीक है जी। इसको इसराइली मसादा 9mm पिस्टल है, जो कि एक चीज तो छोटी है, लेकिन वो जो इंडिजनाइजेशन और जो लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो एक दैट गिव्स देम लॉट ऑफ वैल्यू। और ये मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कि चीन के हवाले से की देखी जाए और जो इंडिया के हवाले से देखी जाए, ठीक है जी। अब देखें आपके जो एक की रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट शी पिंग स्टैब्लिश कर रहे हैं कि वो जो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है 100 years जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको वो रिवाइज कर रहे हैं। और वो जो कहते हैं जी कि हमने जो चाइनीज नेशन है, जो चाइनीज ड्रीम है, एक नया हिस्ट्री डेवलप करनी है। सो ये जो वो अपने आप को जो चाइनीज सदर ने, शी जिनपिंग ने जो अपने सेंचुरी गोल्स किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें वो प्रॉस्परस सोसाइटी देखना चाहते हैं और ग्रेट मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं चीन को 2049 तक। और वो समझते हैं कि जो 100th एनिवर्सरी है वो मॉडर्न चाइना की, वो इन लाइंस पे होगी। सो ये एक नई स्टेज ऑफ सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का वो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। सो ये जो चीजें हैं ये चाइनीज कर रहे हैं। ऊपर से इंडियंस जो हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, वो जो अपना एक इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, और जिस तरह वो अपने आप को ग्लोबली लेके चल रहे हैं और जो ग्लोबली इंगेज कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पाकिस्तान के लिए ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हमारी लीडरशिप इसको किस एंगल से सोचती है, या हमारे सियासतदान या हमारे लोग इसको किस एंगल से सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ा। और अभी आपको पता है कि आज ही जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो सेंट्रल कमेटी है, उन्होंने एक सेशन शुरू किया है और ये हाई लेवल मीटिंग है। वो डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पावर बेस है और वो जो तकरीबन 300 मेंबर हैं जो सेंट्रल कमेटी के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, जो बेसिकली बड़े फैसले करना चाह रहे हैं कि किस तरह उन्होंने आइंदा जो पार्टी की अचीवमेंट्स हैं उसको प्रोजेक्ट करना है, और जो 100 साल में पार्टी कैसे थी और जो हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और मौजे तोंग एंड तोंग शोपोंग जो उनके जो पुराने लीडर्स हैं उनको किस तरह आगे लेके जाना है, और जो प्रेसिडेंट शी अपनी सोशलिज्म नए इरा में लेके आना चाहते हैं और अपने आप को वो लीडर फॉर लाइफ लेके जा रहे हैं। अब आप देखें कि उन्होंने अपने आप के लिए जो कानून साजियां करवा ली हैं, जिसमें वो अपने जो 2 टर्म से ज्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है जी। और ये एक उनका एक इन्फ्लुएंस जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है, और वो एक बेसिकली एक अथॉरिटेरियन लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। सो भारत के अंदर भी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है। अगर आप देखें डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ के भारत के अंदर जो बीजेपी के 5 साल के बाद मजीद 5 साल गुजरने हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की या डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की। हमारे पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जो है वो 5 साल से ज्यादा टाइम नहीं गुजारती। उसकी वजह यह है कि उनके पास मेजोरिटी बड़ी थिन होती है, उनके रजीम प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं रहते, उनकी गवर्नमेंट्स को चैलेंजेस रहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उनको टफ टाइम मिलता रहता है, और वो जो एक स्टेट के लिए, मुल्क के लिए जो लॉन्ग टर्म सोच होती है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाती। जिस तरह की मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट शी ने, जो कि चलो अथॉरिटेरियन है, उन्होंने 2 साल की जो 2 टाइम्स की जो टर्म है जो 5-5 साल की होती है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। सो ही इज मेकिंग, मे बी ही विल बी अ लीडर फॉर अनदर 5 years। सो वो किस तरह लेके जाता है, और मे बी फॉर अनदर 5 years अगर वो 15 साल 20 साल के लिए शी जिनपिंग लीडर रहते हैं, तो आप इमेजिन करें कि वो जिस पेस के साथ चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी के साथ चल रहे हैं, इंडिया के साथ कंपटीशन उनका उतना ही ज्यादा तेज होगा, दुनिया के साथ कंपटीशन होगा, और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हर आए रोज बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो अप्रोच है, जो इंटायर वो अप्रोच है, वो तो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल नहीं है। दिस इज वेयर आवर रियल चैलेंजेस। तो जब तक हम फाइनेंसेस इकट्ठे नहीं करते, हमारी इंटरनली हम स्ट्रांग नहीं होते और पैसा हमारे पास नहीं आता, और हमें अपने डिफेंस पे कैसे पैसा लगाना है, हमें क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में किस तरह अपने आप को लेके जाना है, और अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको किस तरह मिच्योर करना है कि फ्यूचर में आने वाले हम कैपेबिलिटीज एस्टैब्लिश कर सकें। या तो हम इस रेस में ना पड़ें, और अगर पढ़ेंगे तो क्या मॉडरेटली हम इसमें एंटर होंगे,
हमें कौन वेपन देगा, कौन असला देगा, किस तरह हमें जो ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि देखें, ये जो बिग डाटा एनालिसिस है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये क्वांटम सेंसिंग है, ये बायोटेक्नोलॉजी के जो इश्यूज है, दिस इज समथिंग फॉर विच यू नीड बेसिकली अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा लगाना है तो फॉर दैट वी नीड रियली बिग इन्वेस्टमेंट्स इन आवर कंट्री। गो के काम पाकिस्तान में ई कॉमर्स आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन फिर भी उस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि वी लैक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड वी लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अभी देखें कि जो चाइना है वो तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, इंडिया भी उसको फॉलो कर रहा है। अब ये जो मिसाइल रेस है, ये एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है फॉर पाकिस्तान। ये टेक्निकली तो ये दिस इज इंडिया वर्सेस चाइना, लेकिन देयर इज अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपने घिरा हुआ है इंटरनल इश्यूज के अंदर, और उन इंटरनल इश्यूज में जो सबसे बड़ा इशू है वो एक्सट्रीमिज्म है। हम एक्सट्रीमिज्म को एक प्रॉब्लम नहीं समझते, ये जो इंतहा पसंदी है, हम इसको प्रॉब्लम नहीं समझते। हम समझते हैं ये एक नॉर्मल सी चीज है और हम इसको एड्रेस कर लेंगे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान जो है वो अगर इससे बाहर ना निकला, हमने बड़े बड़े टारगेट अगर सेट करने हैं, हमने रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, हमने अपनी पॉपुलेशन को, जो कि इस वक्त जो हमारी आई वाज लुकिंग के एक बड़े नंबर पे 55 मिलियन वोटर्स जो हैं पाकिस्तान में, 55 मिलियन वोटर्स। आप देखें कि ये जो 55 मिलियन वोटर्स हैं, दे आर बिटवीन एज ब्रैकेट 18 एंड 35। मैं भी वैसे इसी ब्रैकेट में आता हूँ। जो ये जो एज ब्रैकेट है 18 टू 35, इस एज ब्रैकेट ने ये एक बड़ी तादाद है जो कि जिसने फैसला करना है कि कितने कौन से लोग जो है वो पावर में आएंगे। और ये जो लोग हैं, दे आर नॉट मच एजुकेटेड, ये कुछ ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है, they are not involved in the political process, they are not mature enough to determine कि पाकिस्तान की फ्यूचर आउटलुक किस तरह की होनी चाहिए। majority of them are illiterate, they are hawkish, they are radicals, और वो अपनी वो जो बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाले लोग हैं, majority of them, not all of them but majority of them। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि जी बिरयानी की प्लेट मिल गई तो बस ठीक है, जिस जमात की बिरयानी की प्लेट खा ली उसको वोट दे दिया, ये यहाँ पे मुहावरा चलता है। सो हमारे यहाँ ये जो मुहावरा है कि हमें, सो हाउ टू मैनेज ऑल दीज कंट्रीज व्हिच हैव हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर चाइना जो है वो जो ग्रेट रिजोविनेशन और चाइनीज नेशन का जो कॉन्सेप्ट लेके है 2049 तक, और जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो उसके जो ये गोल है और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाना चाहते हैं। इंडिया ऑन दी अदर हैंड अंडरस्टैंड कर चुका है कि हमें वी हैव टू इन्वेस्ट इन सोफिस्टिकेटेड स्पेस इक्विपमेंट में लेके जाना चाहिए, हमें काउंटर स्पेस मैकेनिज्म और साइबर कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना चाहिए। सो ये जो लार्ज स्केल न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये बनानी है, और इसके साथ साथ जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। अभी तो वेब आर्मीज आ गई हैं, जो वेब ब्रिगेड्स जो हैं वो बन चुके हैं, जिसको, और हमने जो हमारे पाकिस्तान में जो वेब ब्रिगेड्स हैं वो एक दूसरे को नंगा करने के लिए हमने रखे हुए हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाने के लिए। सो इट्स अ रियली सीरियस क्वेश्चन। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो इस चीज पे सोच रहे हैं, ये नहीं कि वो सोच नहीं रहे होंगे, वो डेफिनेटली इसके ऊपर सोच रहे हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, आई हैवंट हर्ड माय प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग कि पाकिस्तान को मिलिट्री कैपेबिलिटी किस तरह एनहेंस करना और हमारे खत्ते में खतरात कौन से डेवलप हुए हैं। हमने कभी अपने वजीर आजम को नहीं सुना, बल्कि वैसे तो हमने यही सुना है उनसे कि वो बेचारे छोटी मोटी दालों वगैरह की कीमतें बताते रहते हैं टीवी पे आकर के, छोटी मोटी, कभी दाल की कीमत, दाल मसूर इतने की है, दाल चने की इतनी है, चीनी इतने रुपए किलो हो गई है। हालांकि ये तो एक मजिस्ट्रेट लेवल की बातें हैं, एक छोटा सा मजिस्ट्रेट जो किसी भी तहसील डिस्ट्रिक्ट में ग्रेड 16 का एक बेचारा या 15वें ग्रेड का होता है, वो बता सकता है और उसका काम है ये। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ता है कि आप देखेंगे जो डिस्कोर्स है प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में वो किस हद तक नीचे आ चुका है। जो प्राइम मिनिस्टर का डिस्कोर्स है वो किस हद तक नीचे आ चुका है, उसका जो विजन है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर्स गिव विजन टू द नेशंस। लेकिन यहाँ पे तो विजन वाला चक्कर ही कोई नहीं है, यहाँ पे तो जान के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया और ये स्टैब्लिश करते जा रहे हैं कि हमने रोटी कहाँ से खानी है। सो ये जो रिसेंटली जो चाइना और इंडिया का जो कंपटीशन है, और पर्टिकुलरली जो एलएसी के ऊपर, और रिसेंटली यूएस मिलिट्री की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने कहा कि ये जो एलएसी स्टैंड ऑफ हुआ था,
इसकी अमेरिकन को बड़ी अहमियत अंडरस्टैंड हुई कि जो टैक्टिकल एक्सपीरियंस है चाइनीज का, उसका उनको पता चला। और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ये रिपोर्ट थी ऑन चाइनीज मिलिट्री पावर, और ये जो किस तरह जो है चाइना जो है आइंदा आने वाले दिनों में टेक्निकल लेवल पे इंगेज हो सकता है विद अदर नेशंस, जो कि एक टफ चीज है मेरे ख्याल से, जिसको समझना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा दोस्तों एक बड़े पैमाने पे समझना होगा पाकिस्तान को कि हमने इस मिसाइल रेस में किस तरह एंटर होना है, या एंटर होना है या नहीं होना। या हमारे लिए अगर इंडिया ने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है उसको डिस्टेबलाइज कर दिया, तो हम किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में उसको मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज it needs maturity, it needs vision, it needs resources, it needs political stability, and it needs infrastructure as well. Otherwise things will not be in right direction. Let's see. लेकिन ये जो चाइना इंडिया मिसाइल रेस है, it's a very very big challenge for us, very very big challenge, and people have started thinking that how we have to look into it so that our interests are not harmed.